प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज आपके फंक्शन का लेक्चर नंबर 7। यानी बच्चों अब बताइए, पहले ये बताओ कि फंक्शन में इंटरेस्ट आ रहे या नहीं आ रहे। तो यदि आपने देखा हो तो कितना मज़ेदार टॉपिक है फंक्शन। यानी हम कोई भी फलन हो उसके बारे में, यानी कोई भी y = fx के फॉर्म में कुछ भी हो उसके बारे में एक एक जानकारी पढ़ रहे हैं। यानी क्या उसका रेंज होगा, क्या डोमेन होगा, क्या ग्राफ। यदि इतनी बातें क्लियरली हमारे माइंड में फीड हो जाती है तो एक बात कंफर्म मान के चलो, हम कोई भी क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो आज बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आज का जो हमारा स्टार्टिंग टॉपिक है वो रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सॉरी, ग्रेटेस्ट लिखना था ना, जिसे आप शॉर्टली कहते हो GIF, या हिंदी में जिसे आप क्या कहते हो बच्चों, महत्तम पूर्णांक फलन। सिंपल सा। ठीक है, आज के बच्चों हमारे इस लेक्चर का जो टॉपिक रहेगा सबसे पहले वो हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन। और महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, क्या इसके प्रॉपर्टीज हैं या क्या कि इसके अंदर वैल्यू, वो सारी पढ़ते हैं। आइए करते हैं बच्चों लेक्चर स्टार्ट। देखो तो महत्तम पूर्णांक फलन बच्चों कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले इसको ऐसे लिखा जाता है, यानी x को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखना। ठीक है, x को आप क्या करते हो, x को बच्चों आप बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हो। ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन में। लेकिन इसका मतलब क्या है, fx x के बराबर या उससे कम पूर्णांक के बराबर होता है। ठीक है, इसका बेसिकली बच्चों मीनिंग ये है। आराम से इसके लैंग्वेज को समझो, क्योंकि आज हमें इसके ऊपर काफ़ी चर्चा करनी है, कुछ इसकी बातें जो इनको अच्छी तरीके से समझनी है। ये क्या कह रहा है बच्चों कि जो fx होता है यहाँ पे वो x के बराबर या उससे कम पूर्णांक के बराबर होता है। अब कैसे, जैसे मैं आपको कुछ संख्या लिख के बता रहा हूँ, देखो आपके माइंड में कुछ आएगा। जैसे देखो जब बच्चों मैं लिख रहा हूँ एक बार उनके ऊपर फोकस कीजिए, आपको कुछ माइंड में आता है क्या। देखो चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 0.9 है बच्चों, ये 0 माइनस का 0.1 इक्वल टू -1 माइनस का 1.1 इक्वल आ जाएगा -2 और -2 इक्वल टू -2 -3 इक्वल टू -3। देखो बच्चों यहाँ पे जो मैंने लिखा है बोर्ड के ऊपर, जो एग्जांपल्स लिखे हैं, जो इसके वैल्यूज लिखे हैं, क्या उनको देखकर आपके माइंड में कुछ नई चीज़ आ रही है। ये जो मैंने लिखे हैं, क्या उनको देखकर आपके माइंड में बच्चों कुछ नई चीज़ आ रही है क्या। एक बार देखो इनको। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 2.9 की वैल्यू बच्चों मैंने क्या लिखी, 2 लिखी। 2.2 की भी 2 लिखी, 2.1 को भी 2 लिखा, 3 को 3 लिखा, 2 को 2 लिखा, 0.9 को 0 लिया, -0.1 को -1 लिया। माइनस का 1.1 क्या हो रहा है 2, माइनस का -2 -3 तो बच्चों सबसे पहले मैं जिन पे राउंड कर रहा हूँ एक बार उनको देखो आप। सबसे पहले मैं जिनको राउंड कर रहा हूँ ना उन पे देखो आप कि यदि इस बड़े ब्रैकेट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, यदि बड़े ब्रैकेट के अंदर जो मैं डिजिट यानी जो भी नंबर ले रहा हूँ, यदि वो अपने आप में एक इंटीजर है यानी पूर्णांक है, तो वही का वही रिजल्ट मुझे मिला या नहीं मिला। जैसे देखो हम z के ऊपर आ रहे हैं, z यानी आप जानते हो पूर्णांक, 0 +- 1 +-2 +-3 कुछ ऐसा। ठीक है, इसके ऊपर बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं। तो जब आप क्या करोगे, इस ब्रैकेट के अंदर पूर्णांक लिख रहे हो, जब आप इस ब्रैकेट के अंदर बच्चों क्या लिख रहे हो, पूर्णांक लिख रहे हो, तो खुद देखो भाई 3 लिखा तो 3 आया, 2 लिखा तो 2 आया, -2 लिखा तो -2 आया, -3 लिखा तो -3 आया। यानी जो यदि ब्रैकेट के अंदर जो आप इंटीजर ले रहे हो तो रिजल्ट भी क्या आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है।
माइंड में एक बात है, यानी उसके इक्वल। तो जो मैंने डेफिनेशन में लिखा था कि एफ एक्स हो वो एफ एक्स के इक्वल हो सकता है। कब? जब x बिलोंग फ्रॉम क्या हो, z हो, यानी x कोई ना कोई इंटीजर हो। ठीक है, पहली बात समझ आ गई भाई। एफ एक्स ऑफ x, सॉरी ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है उसकी वैल्यू x के इक्वल ही कब आएगी? जब x आपका क्या हो, इंटीजर हो। जब x बच्चों आपका क्या हो, एक इंटीजर हो तब आएगी, अदरवाइज तो नहीं आने वाली। लेकिन यदि वो इंटीजर नहीं है, यदि वो इंटीजर नहीं है यानी पूर्णांक नहीं है, तो देखो इनके ऊपर नजर डालो कुछ, तो ये 2.9 से जस्ट छोटा पूर्णांक क्या होता है? 2.9 या 2.2 या 2.1, इनसे जस्ट छोटा, जस्ट इनके बाद आने वाला पूर्णांक कौन सा है? 2 ही होता होगा। और देखो 0.9 है, 0.9 से ऊपर क्यों नहीं जाना, मुझे नीचे आना है। तो 0.9 से जस्ट छोटा क्या आता है? 0। माइनस का 0.1 है। देखो आप एक काम करो, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना लो ऊपर, 0 1 2 3 4, ऐसे समझोगे ना ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। आप देखो आपको जस्ट नीचे स्टेबल कंडीशन चाहिए, किसके लिए? इंटीजर के लिए। तो ये देखो सबसे पहले 0.9 है, भाई 0.9 कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो इसके लिए सुटेबल कंडीशन डायरेक्ट क्या आती है? 0। ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा। यदि हाँ स्टेबल है, भाई आपको स्थायित्व देना है इसको, तो भाई जहाँ है वहाँ पे तो ये टिका रह सकता है, लेकिन जस्ट उससे नीचे आती एकदम नीचे वाली स्थायित्व पे आ जाएगा। माइनस का 0.1, माइनस का 0.1 बच्चों यहाँ होगा। ठीक है, कोई बच्चा इसको 0 मत कर देना, -0.1 यहाँ होगा और यहाँ से जस्ट नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको? -1 दिखाई दे रहा है। तो -0.1 की वैल्यू ये होगी। माइनस का 1.1, माइनस का 1.1 बच्चों यहाँ होगा, जहाँ पे चौक है यहाँ होगा ना, इससे जस्ट नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है? -2। तो बच्चों ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी उसके अंदर जो भी आप वैल्यू रखोगे तो वो उसको बदलेगा इंटीजर में ही, बदलेगा इंटीजर में। लेकिन इंटीजर कैसा? या तो इस उसके इक्वल या उससे जस्ट 1, या जो भी 1 तो नहीं कह सकते, हाँ बाकी जस्ट कम एक नीचे वाला इंटीजर हो जाएगा। सीधे से याद रखो, जस्ट उससे नीचे वाला इंटीजर, यानी जब तक आप 3 पर हो ना बेटा, तो आप 3 आंसर ही रहेगा। जैसे ही आप 3 से थोड़ा सा नीचे आ गए, 2.999 इस पे आ गई, 3 से थोड़ा सा नीचे होता है, लेकिन फिर ये 3 से 1 माइनस करके कितने पे आएगा? फिर 2 पे ही आएगा। ये आपको याद रखनी है। क्लियर बात हो गई? बताओ बच्चों, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बेसिकली जो मीनिंग है वो समझ आया या नहीं आया? एक बार इसके बोर्ड के ऊपर जो वैल्यू रखी है, ये जो बनाए है, उसको आप आराम से देख लो। कोई डाउट है बताओ? कोई दिक्कत नहीं होगी? तो बच्चों सबसे पहले हम अब इसका क्या समझते हैं? ग्राफ। ग्राफ समझना है, फिर इसका रेंज और डोमेन समझना है, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी समझनी है। देखिए बच्चों आराम से एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करो आप। इसका मैं सबसे पहले बनाऊंगा ग्राफ, और इतना आप सभी जानते हो, जब मैं ग्राफ बना लूँगा तो रेंज और डोमेन में तो कोई दिक्कत आनी नहीं है आपको। ये आपका x हो गया, ठीक है, ये आपका -x हो गया। एक मिनट बच्चों, ठीक है, ये आपका y हो गया और ये आपका -y हो गया। ठीक है, कोई डाउट है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 and 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 and 5, -1 -2, ये -3, ये आपका -4, ये आपका -5। देखो बच्चों आराम से समझिए भाई, जैसे भाई मैं जब 1 को नहीं लूँगा, लेकिन जैसे ही मैं 1 से छोटी वैल्यू लूँगा तो वो किस पे आएगा? 0 पे ऊपर। यानी ये एक लाइन जो है इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ऐसा कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा? जब मैं 2 को ना लूँ लेकिन 2 से जस्ट छोटी वैल्यू लूँ तो 1 तक उन सभी के लिए कितना रहेगा? 1 रहेगा। ये जो बच्चों छोटा सा सर्कल है और जो खाली है जिसके अंदर कुछ नहीं है,
ये आपको ये बता रहा है कि मैं इस वैल्यू को नहीं ले रहा हूँ, इससे जस्ट छोटी वैल्यू को ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 की सीरीज में इसको खाली सर्कल लिखा है ना, तो ये बता रहा है कि मैं 2 को नहीं ले रहा हूँ, मैं 2 से जस्ट छोटी ले रहा हूँ। तो ये प्रोसेस मैं यदि 3 के लिए करूँ, 3 को न लेकर 3 से जस्ट छोटी लूँ और 2 तक आऊँगा तो ये कितने पर रहेगा, 2 तक रहेगा। 2 यदि यहाँ पे शामिल करता ना तो ये ग्राफ अलग अलग आता, ठीक है। 4 को लूँगा तो 4 से जस्ट छोटे के लिए ये ऐसा हो जाएगा और 5 के लिए कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा क्या, बात समझ आ गई बच्चों। लेकिन जब 0 से -1 के बीच यहाँ पे कोई भी वैल्यू लूँगा, ठीक है, तो ये क्या वैल्यू देगा मेरे को, कुछ ऐसी देगा, ठीक है। लेकिन -1 से 2 के बीच -1 न लेकर इनको लूँगा तो ये कुछ ऐसी वैल्यू देगा, और -2 न लेकर उनके बीच कोई वैल्यू लूँगा तो मेरे को कुछ ऐसी वैल्यू देगा। अब बच्चों आराम से देखो, आपको ग्राफ समझ आया। इस तरीके से एक एक सीढ़ी जैसे आप चढ़ रहे हो, ऐसा कुछ लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये तो मैंने कहा था, यानी जस्ट वो नहीं है तो जस्ट नीचे वाली सीढ़ी पे आ जाओगे, आप नहीं आ जाओगे। जैसे आप कोई सीढ़ी चढ़ रहे हो, थोड़ा सा भी नहीं चढ़ पाए तो आप जिस पे स्टेबल हो या तो वहाँ रहोगे, यदि उससे ऊपर जा रहे हो उसके बीच में रह गए तो आप सूटेबल कंडीशन के लिए, यदि आप ऊपर नहीं जा पा रहे हो तो आप कहाँ होगे, नीचे वाली सीढ़ी पे ही आओगे। तो बस वही बात है, ठीक है। तो सूटेबल कंडीशन चाहिए, मुझे स्टेबल स्थायित्व चाहिए, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात बच्चों आपको याद रखनी है कि जो भाई 2 यहाँ पे नहीं लिया मैंने, ठीक है, लेकिन ये देखो मैं 2 को छोड़कर यदि कोई भी वैल्यू लेता हूँ 2 से छोटी जो भी है, तो आप ये देखिए आराम से कि क्या आपके पास 2 से 1 के बीच जितनी भी मैं वैल्यू लूँगा उनके लिए 1 ही आएगा या नहीं आएगा। तो बस 2 को नहीं लेकर बाकी सब वैल्यू को मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई होगी, क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ। ग्राफ, हाँ 2 बातें बच्चों जो इसको एक आपको याद रखनी है, रेंज और एक होता है डोमेन। तो डोमेन तो बच्चों आप देख सकते हो कि मैं इसमें कुछ भी रख सकता हूँ। भाई मैंने डोमेन के लिए आपको क्लियरली बताया था, मैं 2 वैल्यू को बच्चों नहीं रुकूँगा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं 2 वैल्यू को यूज नहीं करूँगा, और वो है एक आपका वो 2 वैल्यू जिनसे रूट के अंदर नेगेटिव साइन है, 0 डिवाइड में 0 यानी इन्फिनिटी बन जाए, और यहाँ पर ये दोनों केस ही नहीं बनेंगे। देख सकते हो भाई, जो सॉरी यहाँ पे फंक्शन नहीं लिखा गया, ये लो, क्या यहाँ पर ये दोनों केस बनेंगे, दोनों केस ही नहीं बनेंगे। तो यदि यहाँ पर बच्चे दोनों केस नहीं बन रहे हैं, इसका बेसिकली मीनिंग ये हो गया कि भाई डोमेन R होगा, लेकिन रेंज आपका सिर्फ क्या होगा, Z पूर्णांक होगा। रेंज इसका आपका सिर्फ क्या होगा बच्चों, Z यानी पूर्णांक। क्या ये फलन है? तो ऐसे आप कोई भी लाइन बना के देखो, कोई भी ऐसी आप लाइन बना के देखो, वो इस ग्राफ को 1 से ज़्यादा बार नहीं काटेगी, 1 से ज़्यादा बार नहीं काटेगी, यानी ये फलन तो है, ये फलन तो है, क्योंकि एक की वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू नहीं आएगी। हाँ 2 क्या 1 से ज़्यादा, बाकी कई मानों की एक फिक्स वैल्यू आ सकती है। तो बच्चों फलन हो गया। कोई डाउट है आराम से देखिए, कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों तो इसमें आप बताइए। बाकी कुछ जैसे याद रखना बच्चों, कई बार ये आ जाता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ 2x, कुछ जैसे मैं रूल्स बता रहा हूँ, आराम से उनको समझो, ठीक है। क्या माइंड में आता है वो देखो। इसको यदि ऐसा हो तो सीधा ये बाहर निकल जाएगा, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको बच्चों ऐसा लिखा जा सकता है। आप कहोगे सर कैसे, तो देख लो, 2 इंटू जैसे 2.1 है, ये क्या हो जाएगा 4.2, और 4.2 का बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 4 होगा। और यदि इसको ऐसे लिखा तो 2 इंटू 2.1, तो ये क्या हो जाएगा 4। बस समझ आ गई या कोई डाउट है? क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों ये बात आपको याद रखनी है, ओके। ये रूल बन सकता है, या फिर ये रूल मैं बनाना चाहूँ कि ऐसा हो जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस कुछ पूर्णांक हो, तो इसको सीधा ऐसा लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x के जगह आप कोई वैल्यू रख के देख लो, आपको पता चल जाएगा। यदि ऐसा हो तो आप कोई भी वैल्यू रख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस में कुछ भी हो, गुणा में हो तो वो भी बाहर आ सकता है, हाँ डिवाइड में हो तो फ़र्क पड़ जाता, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को प्लस करना हो
तो आप इस तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टी बना सकते हो, ठीक है। बाकी जब बच्चों क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे। तो बताइए बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंप्लीट एक बार, हाँ सिर्फ समझने के लिए, नॉलेज के लिए भी कंप्लीट है आपके लिए। आगे जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो इसकी जो और प्रोसेस है वो आपको बार बार हम बताते रहेंगे, लेकिन एक बार सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, देखने में कैसा होता है, इसकी रेंज क्या होगी, इसका डोमेन क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, वो सारी बातें आपके माइंड में बैठी या नहीं बैठी, एक बार बच्चों इसका ग्राफ देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको ये प्रोसेस बढ़िया तरीके से कवर हो जाए। तो बताइए बच्चों, ग्राफ कवर हुआ, आराम से माइंड में बैठा या नहीं बैठा, तो ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। तो बच्चों हम आते हैं एक नया फंक्शन, रेशनल पार्ट फंक्शन है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देखिए, रेशनल पार्ट फंक्शन को करने से पहले बच्चों आपको करना पड़ेगा एक स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका ग्राफ बच्चों आप बना के लाओगे, ठीक है। ग्राफ मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क मान लो, इसका ग्राफ आप स्वयं बनाओगे, हाँ, लेकिन इसकी जो बाकी प्रोसेस है वो मैं बता देता हूँ। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से जस्ट अपोजिट, उसमें नीचे है तो यहाँ ऊपर जाना है बस, और क्या, ठीक है। तो इसको सबसे पहले लिखा कैसे जाता है वो देख लीजिए। इसको लिखा ऐसे जाता है, उसमें ब्रैकेट बंद होता है ना नीचे से, यहाँ पे ब्रैकेट ऊपर से बंद होगा, नीचे से बंद नहीं करना, नीचे से ब्रैकेट खुला रखना है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट क्या होगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ऊपर से बंद होगा, नीचे से बंद नहीं होगा, खुला रखना है। और बाकी जो इसकी प्रोसेस है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे 2.1 है ना, तो ये 3 पे आएगा, 2.7 है तो ये भी 3 पे आएगा, और 3 है तो ये तो 3 हो ही नहीं है, फिर माइनस का 1.1 है तो ये -1 पे आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर होता तो ये -2 पे जाता, लेकिन स्मॉलेस्ट इंटीजर है तो ये कहाँ आएगा, 1 पे। देख लीजिए बच्चों, कोई डाउट है तो, मिलता जुलता है या नहीं, छोटी सी बात थी ना भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ आए हो तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ आ जाता है। कैसे? क्योंकि बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको क्या करना होता है, वहाँ पे आपको जस्ट नीचे वाले इंटीजर पे आना है, यहाँ पे जस्ट ऊपर वाले इंटीजर पे जाना है। क्लियर हुई बात? ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है कि आपको नीचे वाले पे आना था ना, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जस्ट ऊपर वाला जो भी उसका इंटीजर है उस पर जाओ, या उसके इक्वल है तो उस पर जाओ। हाँ, तो बच्चों इसका ग्राफ आपके लिए रहेगा। ग्राफ इंटीजर जो GIF में हमने किया है उससे मिलता जुलता है, कंप्लीटली ग्राफ उससे मिलता जुलता है, अलग नहीं है। हाँ, रेंज और डोमेन, तो डोमेन है वो होगा R, और जो इसकी रेंज है वो क्या होगी, Z। डोमेन सेम है, रेंज सेम है, ग्राफ थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ आएगा, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसका ग्राफ आप अपने आप बनाओगे तो ये स्मॉलेस्ट इंटीजर समझ आ गया होगा। हाँ, कहीं पर बच्चों यदि आपको ऐसा दिखाई दे तो ध्यान रख लेना वो स्मॉलेस्ट इंटीजर है, और ऐसा दिखाई दे तो वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको कम पे आना है और स्मॉलेस्ट इंटीजर में बड़ी वैल्यू पे जाना है, उससे जस्ट बड़ी, ठीक है। आगे देखो, अब बच्चों एक नया फंक्शन है जो आपके लिए, आराम से समझिए उसको, ये है रेशनल पार्ट फंक्शन। क्या है? रेशनल पार्ट, इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी कहते हैं। फंक्शन, इसको बच्चों रेशनल पार्ट फंक्शन भी बोला जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट भी फंक्शन बोला जाता है। इसको लिखा कैसे जाता है सबसे पहले वो देखो। कर्ली ब्रैकेट के अंदर यानी मंझले कोष्ठक के अंदर x को लिखा जाता है। रेशनल पार्ट फंक्शन के लिए x को किस में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट यानी मंझले कोष्ठक में, ठीक है। और इसका मतलब होता है उससे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ पे जो कुछ वैल्यू रख रहा हूँ देखो, पता चल जाएगा आपको। x की वैल्यू लिखो 3.1, तो ये बन जाएगा 3.1 माइनस 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बच्चों, 3 होता है, तो ये आएगा 0.1। क्लियर बात समझ आ गई होगी। अब यदि मैं इसको नेगेटिव 3.1 लेता माइनस का, तो ये क्या आता, माइनस का 3.1 माइनस
-3.1, तो बच्चों ये जाता माइनस माइनस प्लस 4 पे, तो -3.1 + 4 तो आ जाता 0.9, और x इक्वल टू यदि मैं सीधा 3 लेता हूँ तो 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 - 3 0। तो यहाँ से बच्चों आपको कुछ बात समझ आई। कंडीशन डोमेन क्या होगा, डोमेन तो R ही होगा, लेकिन इसकी जो रेंज है वो आप दे सकते हो कुछ ऐसी है कि 0 to 1 के बीच है, 0 से बड़ा नहीं होगा, सॉरी 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है, और 0 से छोटा नहीं होगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, मैंने x की वैल्यू पॉजिटिव भी ली है, नेगेटिव भी लिया है, सीधा इंटीजर भी लिया है, तो सीधा इंटीजर लेने पे तो 0 होगा, बाकी ये केस। तो बच्चों इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा, ये आपका y = 1 वाली लाइन है, 1 2 3 4, तो कुछ ऐसा। देख सकते हो आप 3 से 4 के बीच, आपको सर ऐसे कैसे है, तो देखो मैं जैसे 3.9 लूँगा ना, यहाँ पे x की वैल्यू यदि 3.9 लेता है, यहाँ पे 9 3.9 3.9, तो ये 0.9 नहीं आता क्या, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जैसे जैसे 4 के पास जाऊँगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन 4 पे आते ही 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 4 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो बच्चों इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ये -1, ये आपका -2, ये -3, यहाँ पे और बना देते हैं ग्राफ, ये लीजिए, क्या देखना बच्चों 2 के ऊपर, आप कहोगे सर यहाँ पे साइन ये क्यों लिया है, जब यहाँ पे देखो मैंने जब 3 लिखा तो 3 का रिजल्ट 0 आया, यानी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर जाता ही नहीं है, तो यानी 3 तो रिजल्ट कभी आएगा ही नहीं, ठीक है, यानी 1 कभी नहीं देगा आपको, ये देगा 0 से 1 के बीच की वैल्यू, इसका ग्राफ होता है बच्चों कुछ इस तरीके से। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में मैंने आपको टोटल 3 फंक्शन बताए हैं, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक स्मॉलेस्ट इंटीजर, और एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है जिसे आप रेशनल पार्ट फंक्शन भी कहते हो। अब आपके देखो बच्चों लॉग वाले फंक्शन बच जाते हैं, या चरघातांकी जो एक्सपोनेंशियल है वो बच जाते हैं, कुछ एक आधे और हैं, हाँ, और इनके फिर ये सारे फंक्शन करने के बाद बच्चों हम इनकी रिलेटेड प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन को डिस्कस करें, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर को यही फिनिश करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।